इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में पानी का स्तर बढ़ चुका है और साथ ही भयंकर सूखा पड़ने के कारण अब धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी। इसलिए अब इंसानों ने धरती को छोड़कर अब स्पेस में अपने शेल्टर्स बना लिए हैं। लेकिन इन्हीं शेल्टर्स में से कुछ शेल्टर्स ने मिलकर खुद को एड्रियन रिपब्लिक घोषित कर दिया है, जिसके बाद उन्हें इस एड्रियन रिपब्लिक ने बाकी सभी शेल्टर्स के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है, जिसकी वजह से अब एड्रियन रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच में अब भी पिछले कई सालों से सिविल वॉर जारी है। इसके बाद हम मिलते हैं कैप्टन यून जंग ई से, जो कि एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ने वाली सबसे खास सिपाही थी, क्योंकि कैप्टन यून ने अपने साथियों को पता नहीं कितनी ही लड़ाइयां जितवाई थी। इसके बाद हम कैप्टन यून को ऐसी ही एक लड़ाई के बीच में देखते हैं, जहां वो चारों तरफ से रोबोटिक सिपाहियों से घिरी हुई थी और ये सभी रोबोट्स एक के बाद एक हमले करके कैप्टन यून को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैप्टन यून उनके हर हमले का जवाब देते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के हाथ में एक गोली लग जाती है और तब हमें पता चलता है कि कैप्टन यून भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट ही है। और अभी तक जो भी लड़ाई कैप्टन यून और उन रोबोट्स में हो रही थी वो सभी बस एक कंप्यूटर से बनाई हुई सिमुलेशन का हिस्सा था, असलियत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोनॉइड नाम की एक कंपनी जो कि कैप्टन यून जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स बना रही है ताकि वो इन सभी रोबोट्स का युद्ध में इस्तेमाल कर सके। और क्योंकि कैप्टन यून एक महान योद्धा थी इसलिए उनके क्लोन ये एआई रोबोट्स भी लड़ने में काफी माहिर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोनॉइड की उस लैब में आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स आते हैं, जहां लैब के चीफ किम सांग उन्हें उनकी लैब में चल रही रिसर्च की जानकारी की प्रेजेंटेशन के माध्यम से देते हैं, जहां वो उन सभी को बताते हैं कि कैसे कैप्टन यून ने उन्हें कई सारी लड़ाइयों में जीत दिलाई। लेकिन ऐसी ही एक लड़ाई में वो काफी चोटिल हो गई थी, जिसके बाद वो इलाज के दौरान कोमा में चली गई थी। इसलिए क्रोनॉइड ने उनके परिवार की इजाजत से उनके ब्रेन की कॉपी करके एक एआई रोबोट बनाया जिसमें कैप्टन यून की सारी खूबियां मौजूद थीं। इसके बाद हम मिलते हैं उस लैब की लीडर यून सी यून से, जो कि असल में कैप्टन यून की बेटी थी और इसी वजह से अपनी मां से जुड़े इस प्रोजेक्ट में उसका पूरा मन लगा हुआ था। इसके बाद वो सभी आर्मी ऑफिशियल्स को बताती हैं असल में ये एआई रोबोट अब भी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो सभी आर्मी ऑफिशियल्स को विश्वास दिलाती हैं कि वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे ताकि इस युद्ध में एलाइड फोर्सेस की जीत जल्द से जल्द हो सके। लेकिन असलियत तो ये थी कि कैप्टन यून का एआई रोबोट बार बार उस सिमुलेशन को पार नहीं कर पा रहा था और उस सिमुलेशन को पास किए बिना वो सभी उस रोबोट जंग में नहीं भेज सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यून उस अपने माँ के एआई रोबोट जिसका नाम जंग ई रखा गया था उसे डिसमेंटल करने से पहले उसका आखिरी इंटरव्यू लेती हैं। असल में क्रोनॉइड लैब जो भी एआई रोबोट उस सिमुलेशन को पार नहीं कर पाता था उसे ऐसे ही डिसमेंटल कर दिया जाता था। डिसमेंटल करने से पहले यून जंग ई से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही जंग ई होश में आती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि आखिरकार उसका ब्रेन था तो कैप्टन यून की एक कॉपी ही। इसी वजह से कैप्टन यून खुद को एक रोबोट की तरह देखकर घबरा जाती हैं। इसके कुछ समय बाद उस रोबोट को डिसमेंटल कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून का एक साथी कर्मचारी उसे बताता है कि असल में वो शुरू से ही उसकी माँ कैप्टन यून का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि वो बचपन से ही उनकी लड़ाई के किस्से सुनकर बड़ा हुआ था। जिसके बाद यून उसे बताती है कि असल में उसकी माँ अपने लिए लड़ने नहीं जाती है बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़ने जाती थी, क्योंकि यून को बचपन में उसको लंग कैंसर था, जिसके इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए उसकी माँ को बार बार लड़ाई पर जाना पड़ता था। और जब यून की सर्जरी होने वाली थी वही वो आखिरी दिन जब उसे अपनी माँ को आखिरी बार देखा था और तब से लेकर आज तक उसकी माँ कोमा में ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून अपना काम खत्म करके वापस अपने घर जाती है, जहां रास्ते में हम उस स्पेस में बसे शहर को देखते हैं जो कि ऊपर से देखने में तो बहुत एडवांस और हाई टेक लगता था, लेकिन आज भी वही गरीबी और भुखमरी की कोई कमी नहीं थी। घर जाने से पहले यून अपना मेडिकल टेस्ट करवाने एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका लंग कैंसर फिर से बढ़ चुका है, जिसके कारण अब उनके पास केवल 3 महीने का टाइम बचा है। इसके बाद डॉक्टर यून को उसके मौजूदा ऑप्शंस के बारे में बताता है, जहां वो यून को बताता है कि असल में वो 3 तरीके से अपने रोबोटिक क्लोन बनवा सकती है, जो कि उसके मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। जिसमें से पहले 2 रोबोटिक क्लोन्स को बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन तीसरे रोबोटिक क्लोन को बनाने के लिए क्रोनॉइड कंपनी उससे कोई पैसे नहीं लेगी।
लेकिन इस क्लोन को बनाने के बाद क्रोनोइड कंपनी उस क्लोन को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। और यही कारण था कि आज क्रोनोइड कैप्टन युन के इतने सारे क्लोन रोबोट्स बना पा रहा था, क्योंकि बचपन में युन के पास अपने माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्हें उस तीसरे क्लोन को बनाने की इजाजत कंपनी को देनी पड़ी, जिसके कारण आज क्रोनोइड कंपनी जैसे चाहे वैसे उस क्लोन को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एक दूसरे जंग ई रोबोट पर क्रोनोइड के सभी साइंटिस्ट मिलकर फिर से उस पर एक सिमुलेशन टेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार वो सिमुलेशन को और भी मुश्किल बनाने के लिए वो शुरू में उस रोबोट के पैरों पर गोली मार देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पैर पर गोली लगे होने के बावजूद भी कैप्टन युन उन सभी रोबोट्स पर भारी पड़ रही थी और अपनी लड़ाई बहादुरी से लड़ रही थी। लेकिन इस बार भी सिमुलेशन के अंत तक आते आते कैप्टन युन को फिर से गोली लग जाती है और ये रोबोट भी सिमुलेशन को पार नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोनोइड कंपनी का चेयरमैन युन से मिलने लैब में आता है, जहां हमें सबसे पहले तो पता चलता है कि उस लैब चीफ किम, जिसे अभी तक हम एक नॉर्मल इंसान समझते थे, वो भी एक कौन रोबोट है। इसके बाद चेयरमैन लीडर को बताता है कि अब उन्हें एआई रोबोट बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एड्रियान रिपब्लिक और एलाइड फोर्सेस के बीच समझौता होने के बाद अब वो युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब उन्हें युद्ध में लड़ने वाले रोबोट्स की कोई जरूरत नहीं और इसके बाद अब से उनकी कंपनी सिर्फ घरेलू काम करने वाले रोबोट्स ही बनाएगी। ये सुनकर युन बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो रोबोट थी तो उसकी माँ की एक कॉपी ही, जो अब घरों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ किम जंग ई पर बार बार सिमुलेशन रन करने की कोशिश करता है, लेकिन जंग ई बार बार उसमें फेल होती जा रही थी। असल बात तो ये थी कि ये प्रोजेक्ट किम का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके बंद होने के बाद वो भी काफी दुखी था। लेकिन अचानक वो बंदूक तान लेता है और उन्हें क्लोन को रीस्टार्ट करने का आदेश देता है। लेकिन अचानक चेयरमैन तब तक सैन यू को हेडक्वार्टर्स बुला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि युन जंग ई के डेटा को चेक कर रही थी कि तभी वहां उसे उसके साथ साथी कर्मचारी जैक क्विंग की एंट्री मिलती है, जिसके बाद वो जैक क्विंग के रूम में उसे मिलने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ के एक क्लोन रोबोट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसके बाद जैक क्विंग उसे बताता है कि हेडक्वार्टर के आदेश पर उसने ऐसा किया, क्योंकि हेडक्वार्टर अब उस रोबोट को एक सेक्सुअल टॉय की तरह बेचना चाहता है। जिसके बाद वो युन को याद दिलाता है कि क्रोनोइड जैसे चाहे वैसे उस रोबोट का इस्तेमाल कर सकती है और इसकी इजाजत बचपन में युन ने ही उन्हें दी थी। इस बात से दुखी होकर युन वहां से चली जाती है और सीधा रिसर्च रूम में जाकर अपनी माँ के क्लोन रोबोट को एक्टिवेट करती है। जिसके बाद कैप्टन उसे अपनी बेटी के इलाज के बारे में पूछती है, जिस पर युन उन्हें बताती है कि उनके बेटी का इलाज सफल हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर कैप्टन को बहुत शांति मिलती है। जिसके बाद वो युन को बताती है कि असल में उनकी बेटी ने सर्जरी से पहले उनको अपनी छोटी सी गुड़िया दी थी, जो गुड़िया कैप्टन को अपनी प्यारी बिटिया की याद दिलाती थी। लेकिन युद्ध के दौरान कैप्टन से वो गुड़िया कहीं खो गई थी, जिसका उन्हें बहुत अफसोस होता है और तब युन को भी समझ आता है कि शायद इसी अफसोस के कारण कैप्टन अभी तक वो सिमुलेशन पार नहीं कर पाई थी। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और उस लैब के सभी साइंटिस्ट जंग ई का एक आखिरी सिमुलेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार सिमुलेशन शुरू करने से पहले अकेले में युन जंग ई को उसकी सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो युद्ध के बाद कोमा में चली गईं और कैसे क्रोनोइड ने उनके ब्रेन को कॉपी करके उनके जैसे कई क्लोन रोबोट्स बना लिए। इसके कुछ ही समय बाद वो सभी साइंटिस्ट उस सिमुलेशन को शुरू कर देते हैं और इस बार भी जंग ई उन सभी रोबोट से बहादुरी से लड़ती जा रही थी। लेकिन हमेशा की तरह आखिर में फिर से जंग ई को गोली लग जाती है और फिर से जंग ई मर जाती है और ये देखकर लैब में खड़े सभी साइंटिस्ट निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी मौका था। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट फिर से जंग ई को डिसमेंटल करने के लिए लेने जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ कुछ अलग हो रहा था और ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कैप्टन वहाँ जो भी हो रहा था वो सब जानती थी। उधर जब चीफ किम सिमुलेशन की फुटेज को दोबारा देखता है, उसे पता लगता है कि असल में जंग ई को तो कोई गोली लगी ही नहीं थी और ना ही वो इस बार सिमुलेशन में मारी गई थी। जिसके बाद वो पूरी लैब में अलार्म बजा देता है ताकि कोई भी इंसान या रोबोट उस फैसिलिटी से बाहर ना जा पाए। उधर कैप्टन भी वहां से भाग जाती है, जहां वो कंपनी की एक ऐसी फैसिलिटी में पहुंच जाती है जहां उसके जैसे कई सारे रोबोट्स रखे हुए थे। तभी वहां कुछ पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी रोबोट्स कैप्टन पर हमला कर देते हैं।
जिसके बाद कैप्टन उन सभी रोबोट्स से लड़ने में बिजी हो जाती है। तभी लैब में युन अपनी माँ से जुड़े सारे डेटा को डिलीट कर देती है और जंग ई को ढूंढने निकल जाती है। वहां हम देखते हैं कि कैप्टन को रोकने के उस फैसिलिटी में और भी पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर कैप्टन को डोमिनेट करने लगते हैं, जिसके बाद वो कैप्टन का एक हाथ काट कर निकाल देते हैं। और जैसे ही वो रोबोट कैप्टन मरने ही वाला था कि तभी वहां युन आ जाती है और उस रोबोट को आकर बंद कर देती है। तभी वहां बाकी के पुलिस के रोबोट्स भी आ जाते हैं और कैप्टन को मार देते हैं, जिसके बाद युन एक दूसरे रोबोट का सहारा लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन जब वो पुलिस रोबोट्स उस कमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिसे मारा वो असली कैप्टन नहीं है, बल्कि युन ने आखिरी समय पर एक दूसरे रोबोट में अपनी माँ का कंप्यूटर ब्रेन डाल दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि युन और कैप्टन ट्रेन में चढ़कर उस फैसिलिटी से दूर जाने की कोशिश करते हैं और अब तक कैप्टन को भी पता चल चुका था कि युन ही उसकी बेटी है। तभी हम देखते हैं कि चीफ किम उस ट्रेन में पहले से ही मौजूद था। अब क्योंकि किम भी एक रोबोट था, इसलिए कैप्टन और किम के बीच एक भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसकी कुछ ही देर बाद वहां बाकी के पुलिस रोबोट्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर कैप्टन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी तरह कैप्टन उन सभी को एक एक करके उस ट्रेन से दूर ले जाने में कामयाब हो जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो ट्रेन एक जंगल के पास आकर रुक जाती है, जहां युन कैप्टन को वहां से भाग जाने के लिए कहती है और उन्हें समझाती है कि अब उसके पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद कैप्टन युन को बचपन की तरह उसे अपने गले लगा लेती है, जिसके बाद कैप्टन वहां से भाग जाती है और जंगल में जाकर कहीं गुम हो जाती है, ताकि क्रोनोइड कंपनी उसे कभी ना ढूंढ पाए। तो ये थी जंग ई फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।